हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्ट 1 सीन सेकंड करने जा रहे हैं अपने उसी प्ले जूलियस सीजर में, जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइटर। तो इन्हीं के प्ले का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस तरह की प्रेजेंटेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। हर एक डायलॉग को हिंदी में पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतरीन ढंग से पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा प्ले समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर प्ले शुरू होता है जहां पर सीन दर्शाया जा रहा है एक सार्वजनिक स्थान का, और इस सार्वजनिक स्थान पर जो है एक जब कभी कोई राजा महाराजा आते हैं तो एक जिस तरह की तूरेनाद की आवाज आती है वो उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर सीजर और एंटोनी का प्रवेश होता है। दौड़ होने वाली है और कैल्पुर्निया, पोर्शिया, सीसरो, डेसियस, ब्रूटस, कैशस और कास्का ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ साथ जो है भीड़ का भी प्रवेश होता है, यानी एक बड़ी मात्रा में जो है वहां पे भीड़ भी मौजूद है। और साथ ही साथ जो है भीड़ में एक और व्यक्ति का जिक्र होता है जिसको हम कह सकते हैं वो भविष्यवाणी करने वाला है। तो पहला डायलॉग यहाँ पर सीजर की तरफ से होता है। सीजर आवाज देता है कैल्पुर्निया, तो वहां से आवाज कास्का की तरफ से आवाज आती है और वो लोगों से बातें करते हुए कहता है शांति शांति, और सीजर बोलते हैं। ठीक है, इस जगह पे संगीत रुकता है और सीजर कहता है कैल्पुर्निया। तो कैल्पुर्निया सीजर से या उसकी तरफ मुंह करते हुए बोलता है आज्ञा स्वामी। तो सीजर कहते हैं कि जब एंटोनियस दौड़ने को हो तो तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना। एंटोनियस कहता है सीजर जैसा आप कहें, जैसा आप चाहें। तो सीजर कहता है एंटोनियस दौड़ते समय तुम कैल्पुर्निया को छूना ना भूल जाना, क्योंकि बड़ों का कहना है कि इस प्रकार की पवित्र दौड़ में यदि कोई बांझ स्त्री छू ली जाए तो वह अवश्य ही उसका दोष हट जाता है। एंटोनियस कहता है मुझे याद रहेगा श्रीमान सीजर। जब सीजर कहता है कि ऐसा करो तो इसका अर्थ है तो उसे वैसा ही किया जाना चाहिए और मान लेना चाहिए। सीजर फिर कहता है तो चलो तैयार हो जाओ, कोई रस्म ऐसी ना हो कि पूरी हुए बिना रह जाए। फिर संगीत प्रारंभ होता है और भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज आती है जिसे हम भविष्यवक्ता कह सकते हैं। वो कहता है सीजर। सीजर को आवाज सुनाई देती है और सीजर कहता है हमें कौन पुकार रहा है। कास्का की जो है वो ध्यान देता है और कहता है कि सारी ध्वनियों में मौन धारण कर लो और शांति शांति कहकर लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। सीजर कहता है कि उस भीड़ में से किसी ने मुझे पुकारा है। वह आवाज इस सारे संगीत से भी मीठी है। वह कहती है सीजर सुनो। सीजर सुनने को तैयार है। भविष्यवक्ता कहता है, एक बार फिर से उसकी आवाज आती है 15 मार्च को सावधान रहिए। तो सीजर कहता है कौन है वह, इस तरह से रिएक्ट करता है कौन है वह। ब्रूटस, इसके बाद ब्रूटस का डायलॉग है और ब्रूटस कहता है एक भविष्यवक्ता आपको 15 मार्च को सावधान रहने को कहता है। तो सीजर कहता है उसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो, हम देखना चाहते हैं कि वह कौन है। फिर कास्का बोलता है भविष्यवक्ता से कि भीड़ से छटकर इधर आओ, सीजर तुमको देखना चाहते हैं। तो वही भविष्यवक्ता व्यक्ति जो है वो सामने आता है और सीजर कहते हैं क्या कहते हो तुम, फिर बताओ। तो भविष्यवक्ता कहता है 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर कहता है यह तो एक स्वप्नदर्शी है जिससे जाने क्या धुन ली जाए, या फिर जो है ऐसे व्यक्ति की जो है बातों पर यकीन करना व्यर्थ है। फिर से एक बार जो है वही शाही ध्वनि बजती है, तूरेनाद होता है और ब्रूटस और कैशस के अतिरिक्त सबका प्रस्थान हो जाता है। यानी अब सीन में कौन कौन रह जाता है, कैशस और ब्रूटस यहाँ पर रह जाते हैं। तो कैशस कहता है क्या आप भी लुप्रिकल की दौड़ देखने जा रहे हैं। ब्रूटस रिप्लाई करता है, कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। तो कैशस पूछता है चलिए ना, मैं विनती करता हूं। तो ब्रूटस जवाब देते हुए कहता है मुझे खेलों में रुचि नहीं है। एंटोनियस की स्फूर्ति और
चपलता का मुझ में अभाव है। मैं तुम्हारे रास्ते में वादा नहीं डालूंगा कैशस, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। कैशस कहता है, ब्रूटस, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वह प्रेम, वह स्नेह नहीं है जैसा कि पहले था। तुम अपने उस मित्र से भी ऐसी रुक्षता से मिलते हो, ऐसे अजनबी से मिलते हो जो कि तुमसे इतना प्रेम करता आया है। ब्रूटस यहाँ पे जवाब देता है, वो कहता है कि मुझे गलत ना समझो कैशस, यदि मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया है तो अपनी ही चिंताओं के कारण है, जो कि केवल मुझ तक ही सीमित है। कुछ समय के भावों का संघर्ष मेरे हृदय को मथ रहा है, जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। हो सकता है उसी के कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया हो, लेकिन इसलिए मेरे मित्रों को तो मुझसे उदासीन नहीं रहना चाहिए। और कैशस, मेरे मित्रों में तुम सबसे पहले हो जो मेरे इतने निकट हो, मेरे इतने प्रिय हो। यदि मैं इस समय मित्रों के प्रति उदासीन सा दिखता हूं, तब भी उन्हें सोचना चाहिए कि ब्रूटस अपने ही भावों में द्वंद्व में उलझकर मित्रों से अपने स्नेह को व्यक्त करना तक भूल गया है। तो कैशस यहाँ पे कहता है, तब तो मैंने तुम्हारे भावों को समझने में भूल की है, और इसी कारण से मैंने अपने वे विचार भी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किए जो वास्तव में बड़े ही महत्वपूर्ण, गंभीर और लाभदायक हैं। बताओ ब्रूटस, क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? तो ब्रूटस यहाँ पर जो है एक ऐसे सवाल को ज्यादा वरीयता ना देते हुए कहता है, नहीं कैशस, आंख अपने आप को तब तक नहीं देख पाती जब तक कि उसके सामने कोई प्रतिबिंब ना दिखे। ओके, यानी कोई आईना ना हो, उसमें जो है वो अपना प्रतिबिंब ना देखे, तब तक आंख नहीं देख सकती। तो कैशस कहता है, यही बात है तुम्हारे लिए, ये सबसे बड़ी वेदना है कि तुम्हारी आंख को ऐसा दर्पण नहीं मिला जिसमें तुम अपना बिंब देख सकते, जिसमें तुम अपनी आंखों में छिपी योग्यता को पहचान पाते। उनके बिना तुम्हें अपने महत्व का अनुमान ही कैसे हो सकता है? देवताओं के समान महान सीजर के अतिरिक्त मैंने रोम के सभी पुरुषों को ये कहते हुए सुना है कि इस कठोर और यातनामय युग में यदि ब्रूटस अपनी योग्यता को स्वयं देख पाता तो कितना ही अच्छा होता। फिर ब्रूटस कहता है, कैशस, तुम मुझे किन खतरों में ले जाना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझ में वे बातें भी मुझसे ढूंढ लेने को कहते हो जो कि वास्तव में मुझ में है ही नहीं। तो कैशस कहता है, भाई ब्रूटस, तू सुनने के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने बिंब को स्वयं ठीक से नहीं देख पाते। मैं ही तुम्हारे लिए दर्पण बनता हूं ताकि तुम्हारे उन गुणों को प्रकट कर सकूं जिन्हें स्वयं भी तुम नहीं जानते। किंतु मेरे प्रिय सज्जन ब्रूटस, मुझसे तुम ईर्ष्या मत कर उठना। यदि मैं साधारण लोगों के साथ हंस बोल लेता हूं, थोड़ी जान पहचान पर भी कसम खाकर प्रेम दिखाने लगता हूं, यदि मैं सामने खुशामद करता हूं और पीठ पीछे बुराई करता हूं, यदि मैं साधारण व्यक्ति के साथ भी मदपों सी क्षणिक मित्रता करता हूं और तुम मुझे ऐसा समझते हो, तब तो तुम्हें निश्चय ही मुझको भयानक व्यक्ति समझना चाहिए। फिर एक बार जो है कोलाहल होता है, स्वर गूंज उठता है। तो ब्रूटस कहता है, ये कैसा शोर है? मुझे तो संदेह है कि लोग सीजर को सम्राट बना रहे हैं। तो कैशस कहता है, क्या तुम भी भयभीत हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसे सवाल कैशस जो है वो ब्रूटस से कहता है। तो ब्रूटस कहता है, मैं ये नहीं चाहता कैशस, फिर भी मैं सीजर से प्रेम करता हूं, लेकिन तुम मुझे क्यों इतनी देर से रोके हुए हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? यदि लोक कल्याण के लिए मेरे लिए एक ओर सम्मान और दूसरी ओर मृत्यु हो तो दोनों ही मेरे लिए समान रूप से उपेक्षणीय होंगे। यदि मृत्यु के भय से आदर की भावना मेरे लिए बड़ी ना हो तो देवता भी मुझे दी हुई सुविधाओं को मुझसे छीन लें। तो कैशस कहता है, मैं जानता हूं तुम में वह गुण है और इसलिए मैं तुम्हारी बाहरी रुचियों से भी परिचित हूं। सम्मान ही मेरी कथा का विषय है।
मैं ये नहीं जानता कि तुम और बाकी लोग इस जीवन के विषय में क्या सोचते हो, किंतु अपने लिए कहूं, किसी के आतंक में जीवित रहने से मर जाना श्रेष्ठ है। मैं भी सीजर की भांति स्वतंत्र जन्मा हूं और तुम भी स्वतंत्र जन्मे हो। हम भी उसी की भांति समृद्ध हैं, उसी की भांति हम में भी शीत सहन करने की सामर्थ्य है। एक दिन हिल्लोलित आलोड़ित टाइबर की स्फीति तरंगों में सीजर ने मुझे चुनौती देकर पुकारा था कि कैशस, क्या तुझमें मेरे साथ वहां तक तैरने की इस क्रुद्ध धार में साहस है? मैं तुरंत नदी में कूद पड़ा था और मैंने कहा, तुम मुझे पकड़ सकोगे? वह मेरे पीछे तैरने लगा। नदी में विपुल गर्जना हो रही थी और पानी को भीम प्रयत्न से चीरते हुए मैं बढ़े जा रहा था, किंतु निर्दिष्ट गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व ही वह चिल्ला उठा, बोलने लगा, कैशियस मुझे बचाओ, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। उस समय मैंने सीजर को टाइबर की प्रचंड धारा में थके हुए क्लांत सीजर को वैसे ही बचाया था जैसे एक दिन हमारे महान पूर्वज इनिस ने ट्रॉय की धू धू करके जलती हुई लपटों में से निकालकर अपने कंधों पर उठाकर वृद्ध इंसाइजिस की रक्षा की थी। और आज वही आदमी देवता बन गया है और कैशियस एक साधारण दीन मनुष्य है जो उसके सामने झुके और सीजर उस अभिवादन को स्वीकार करने को अपना सिर बस तनिक भर हिला कर दिखाए। एक बार जब वह स्पेन में था, एक और घटना बताता है, एक बार जब वह स्पेन में था तब उसे ज्वर चढ़ आया था। किसको? सीजर को। तब मैंने उसे कांपते हुए देखा था। आज जो देवता है उस दिन वह कांप रहा था, उसके होठों की गुलाबी उड़ गई थी और आज जिन आंखों को देखकर सारा संसार कांपता है उस दिन उसकी ज्योति नष्ट सी हो गई थी। मैंने उसे कहराते हुए सुना था, वह जीवा जिससे निकले शब्दों का रोम के पुरुष इतना आदर करते हैं, जिसके भाषणों को पुस्तकों में लिखा जाता है, उस दिन वही जीवा एक ज्वरग्रस्त बालिका की भांति करुणा भरे स्वर से पुकारती थी, टिटिनियस मुझे कुछ पानी दे दो, ऐसा वो कह रहा था। इतना दुर्बल मनुष्य हो गया था। अरे देवताओं, मैं आश्चर्य से ग्रस्त हूँ, कैसे वह अकेला ही विजयी होकर इस भव्य संसार का समस्त आदर और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। इसके बाद फिर एक कोलाहल सुनाई देता है, फिर एक गूंज आती है स्वरों की। तो ब्रूटस कहता है, फिर वही कोलाहल, संभवतः सीजर को फिर कोई सम्मान प्रदान किया जा रहा है, यह उसी का कोलाहल है। तो कैशियस कहता है, एक विशाल पाषाण मूर्ति की भांति वह सब पर छा गया है। सारे संसार को उसने छोटा बना दिया है और हम क्षुद्र लोग उसके विशाल चरणों के नीचे से निकलकर अपने अपमान की कब्रें इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। प्रिय ब्रूटस, दोष हमारी गृह दशा में नहीं, हम में है। हम ही अधीन प्रवृत्ति के हैं। ब्रूटस और सीजर नाम से ही ऐसी क्या महानता है? वही नाम क्यों तुम्हारे नाम से अधिक प्रतिध्वनित हो? दोनों को साथ लिखो, तुम्हारा नाम कहीं अच्छा है। दोनों का साथ उच्चारण करो, तुम्हारा ही महाप्राण ध्वनि है। तोलकर देखो, तुम्हारा ही नाम भारी निकलता है। सीजर के नाम के भांति ही ब्रूटस नाम भी स्फुरण भरने में समर्थ है। किस लिए सारे देवताओं के नाम पर सीजर ही भोजन करता है? क्या वह इतना महान हो गया है? धिक्कार है रे युग तुझे, रोम, तुझ में वीरों का लहू बाकी ना रहा। महान प्रलय के उपरांत कभी भी ऐसा युग नहीं हुआ जब रोम में एक से अधिक महान पुरुष प्रसिद्ध नहीं रहे हों, जो रोम के बारे में बातें करते हैं और कभी नहीं कहते कि उसके भीतर केवल एक ही महापुरुष बाकी है। और आज रोम में केवल एक ही महापुरुष बच रहा है। बोलो, मैंने तुमने किसने अपने पिताओं को यह कहते हुए नहीं सुना कि रोम में अपना गौरव जीवित रखने के लिए एक ब्रूटस ही ऐसा रह गया था जिसने असंख्य कष्टों को सहन किया था। वही था जिसने एक राट सत्ता की जगह महान पाप को भी स्वीकार कर लिया होता था। इस प्रकार जो है
ये कैसियस अपनी बातों को ब्रूटस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर ब्रूटस कहता है, तुम मुझे चाहते हो, ये मैं जानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं कि तुम मुझसे किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो। इस युग के विषय में मेरी क्या धारणा है यह तो मैं बाद में बताऊंगा, पर इस समय तो ना केवल स्वयं के इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि यही प्रार्थना करता हूं कि तुम भी विचलित मत हो। जो तुमने कहा है उस पर मैं विचार करूंगा, जो तुम कहोगे उसे धैर्य से सुनूंगा, और फिर हम इस विषय पर समय निकालकर विवेचना करेंगे। तब तक मेरे मित्र तुम भी इस पर अच्छी तरह मनन कर लो। ऐसी मंडराती हुई कठोर परिस्थिति में ब्रूटस भी रोम का पुत्र कहलाने की अपेक्षा एक गवार कहलाना ही अधिक पसंद करेगा। इसके बाद फिर कैशियस कहता है कि मुझे हर्ष है कि मेरे निर्बल शब्दों ने थोड़ा सा प्रभाव डालकर ब्रूटस को अग्नि की एक लपट का आभास तो कम से कम करवा ही दिया है। तो ब्रूटस कहता है, खेल समाप्त हो गया है और सीजर लौट रहा है, ऐसा ब्रूटस को आभास हो रहा है। और यहां से जो पुरानी चर्चा है उसका जो उद्देश्य है वो भी बदल रहा है। तो कैशियस कहता है, जैसे ही वे इधर होकर जाएं, कास्का जो किसके साथ है, सीजर के साथ है, ठीक है, कास्का का हाथ पकड़कर इंगित करना और वह अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं बता देगा कि आज क्या क्या हुआ है। तो कास्का एक इस तरह का व्यक्ति है जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, बड़बोला टाइप का है, सारी बातें खुलकर बता देता है। तो अब सीजर और उसके साथियों का फिर से प्रवेश होता है सीन में, और ब्रूटस कहता है कि अच्छी बात है, मैं यही करूंगा, लेकिन जरा देखो तो सही सीजर के भौहों पर कैसे गुस्सा नजर आ रहा है और बाकी के लोग कैसे सहमे हुए दिखाई देते हैं, जैसे अभी डांट खा चुके हैं। कैलिफोर्निया का चेहरा पीला पड़ गया है और सिसरो की आंखें कैसी लाल सी चमकती दिख रही हैं। वैसा ही लग रहा है जैसा राजधानी में सीनेट अपने विरोधी सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हो जाता है, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ब्रूटस कहता है। तो कैशियस भी इस पर अपनी बात रखते हुए कहता है कि कास्का सारी बात बता देगा, उसको यहाँ पर आने तो दो। इतने में सीजर आवाज लगाता है, एंटोनियस। एंटोनियस जवाब देते हुए कहता है, सीजर। तो सीजर कहता है, मेरे पास रात को सोने को ऐसे आदमी देना जो मोटे हों और खूब सोते हों, सुंदर कड़े हुए बालों वाले, पुष्ट देह हों। वह देखो, अब वो कैशियस की तरफ इशारा करते हुए सीजर कहता है, वह देखो कैशियस है ना, असंतुष्ट लगता है, पीला सा चेहरा, थका हुआ, बहुत सोचता है, बहुत गूढ़ चिंता में डूबा रहता है। ऐसे आदमी खतरनाक साबित होते हैं, ऐसा सीजर अपना ओपिनियन रखता है। तो एंटोनियस सीजर से कहता है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है सीजर, कैशियस खतरनाक नहीं है, वह एक अभिजात कुलीन रोम निवासी है और आपके प्रति बहुत वफादार भी है। सीजर कहता है, क्या ही अच्छा होता यदि वह मोटा होता, उससे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन यदि तुझे भी भय लगता हो तो उस दुबले पतले कैशियस के सिवाय कौन और व्यक्ति है जिससे मैं बचता रहता। वह बहुत पढ़ता है, वह एक महान दार्शनिक भी है और वह लोगों के काम देखकर ही उनके उद्देश्यों को पहचान लेता है। वह ना तो तुम्हारी तरह खेलों को पसंद करता है, ना संगीत को ही। वह बहुत कम मुस्कुराता है और यदि मुस्कुराता भी है तो ऐसा लगता है जैसे वह अपना ही उपहास कर रहा हो, क्योंकि वह मुस्कुरा रहा है। ऐसे लोग अपने से महान व्यक्तियों को देखकर मन ही मन बेचैन रहते हैं और इसीलिए वे भयानक होते हैं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि किससे डरना चाहिए। मैं स्वयं नहीं डरता हूं, ऐसा सीजर कहता है, क्योंकि मैं सदैव सीजर हूं। तुम मेरे दाहिने हाथ की तरफ आ जाओ, क्योंकि मैं इस कान से जरा ऊंचा सुनता हूं। मुझे सच बताओ, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। यहां पर इसकी बात खत्म हो जाती है और फिर से एक गूंज बजती है, तुरित नाद बजता है और सीजर तथा सब चले जाते हैं। केवल अब कास्का यहां पर रह जाता है। फिर कास्का कहता है, तुमने मुझे चोगा खींचकर रोका है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो ब्रूटस कहता है, बताओ कास्का, आज ऐसी क्या बात हो गई कि सीजर इतने उदास दिखाई देते थे।
तो कास्का कहता है, क्यों, तुम तो उसके साथ ही थे ना, तो तुम्हें तो वैसे ही पता होगा। ब्रूटस कहता है, फिर होता तो तुमसे पूछने की जरूरत ही क्या थी, इसका मतलब मैं उसके साथ नहीं था। तो कास्का कहता है, हुआ यह कि सीजर को एक ताज भेंट किया गया, किंतु उसने उसे हाथ से हटा दिया और लोगों ने इसी पर हर्ष ध्वनि की। यानी कि जब हम पीछे पड़ रहे थे या जान रहे थे कि वो जो ध्वनि बज रही थी और ऐसा लग रहा था सीजर के सम्मान में हो रही थी, पर ना, वो एक्चुअली सीजर के मजाक में हो रही थी। तो कहता है कि ब्रूटस कहता है, दूसरी बार शोर किस लिए हुआ था? तो कास्का कहता है, इसी कारण से हुआ था। अच्छा, तो ब्रूटस कहता है, वे तो 3 बार चिल्लाए थे, तब तीसरी बार चिल्लाने का क्या कारण था? तो कास्का कहता है, यही कारण था, और क्या? अच्छा, तो ब्रूटस कहता है, क्या उसे 3 बार ताज दिया गया था? कास्का बताता है, यही कारण था, 3 बार उसने मना कर दिया। हर नई बार वह पहले से भी अधिक नम्र लगता था और तब भी वे चिल्ला उठते थे। ब्रूटस कहता है, उसे ताज किसने दिया था? तो कास्का बताता है कि उसे ताज एंटोनियस ने दिया था। तो ब्रूटस कहता है, भाई कास्का बताओ ना, क्योंकि ब्रूटस को अच्छा लग रहा है। तो कहता है, भाई कास्का बताओ ना, किस तरह दिया गया था वह ताज? तो कास्का कहता है, विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना लगा दी जाए। इसमें बहुत कुछ मूर्खता थी जो मैं पसंद नहीं करता। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। मार्क एंटोनी ने उसे ताज दिया था, ना वह ताज ही था, ना कुछ थी चमकती हुई सी चीज। सीजर ने ताज हटा तो दिया था, पर मुझे लग रहा था कि वह ताज चाहता था। उसे दोबारा ताज दिया गया, लेकिन उसने फिर भी हटा दिया, और फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उसे अपनी उंगलियों से छू लेना चाहता था। तीसरी बार उसे फिर से ताज दिया गया और उसने फिर उसे लेने से इनकार कर दिया। इस बार तो भीड़ ने जोर जोर से अपने कर्कश हाथों से तालियां बजाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। भीड़ के लोगों ने पसीने से भीगी अपनी अपनी टोपियां उछाल दी और लंबी लंबी सांसों से ऐसी गंदी हवा वहां फैला दी कि सीजर का तो गला घुटने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। और अपने बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तनिक भी नहीं हंसा, क्योंकि जरा सा मुंह खोलता तो भीड़ की वह बदबूदार हवा मेरे फेफड़ों तक में भर जाती। तो कैसस कहता है, इसके बाद में कास्का से बोलता है, सुनो, मैं प्रार्थना करता हूं भाई कास्का, जरा धीरे बोलो ना, क्या सीजर मूर्छित हो गया? तो कास्का कहता है, वह तो ठीक बाजार में गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसकी तो आवाज भी नहीं निकल पाती थी। अच्छा, तो ब्रूटस कहता है, हो सकता है उसे इस तरह गिर पड़ने की कोई बीमारी हो। तो कैसस कहता है, नहीं, सीजर में ये बीमारी नहीं है। वह तो मुझ में, तुम में और सरल हृदय कास्का में है कि निरंतर हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं। तो कास्का बोलता है, मैं नहीं समझा कि ऐसा कहने से तुम्हारा मतलब क्या है, क्योंकि कैसस क्या कहना चाह रहा है? कैसस कहना चाह रहा है राजनीति में जो ये नीचे गिर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो कास्का कहता है, मैं नहीं समझा कि ऐसा कहने में तुम्हारा मतलब क्या है, किंतु इतना मुझे विश्वास है कि सीजर गिर अवश्य पड़ा था। जिस तरह नाट्य भवनों में अभिनेताओं के कार्यों को देखकर लोग प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार यदि वहां पर लोगों को प्रसन्न करता था तो वे भी कुछ नहीं कहते थे, किंतु यदि वह अपने कार्यों से भीड़ को क्रुद्ध कर देता था, असंतुष्ट करता था, तो वे लोग दांत पीसने लगते थे। क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? तो ब्रूटस कहता है, जब उसे चेतना लौटी, यानी जब वो बेहोशी से उठा, तब उसने क्या कहा? तो कास्का आगे बताता है, कहता है, मूर्छित होने से पहले उसने देखा था कि उसके ताज को लौटाने से लोग खुश हो रहे थे। उसने अपना बक्स खोल दिया और कहा कि यदि कोई चाहे तो उसका गला काट दे। सच, यदि मैं कार्यकुशल होता तो तुरंत ही उसका गला काट देता, लेकिन इतने में ही वह गिर पड़ा। जब उसको होश लौटा तो उसने लोगों से कहा कि यदि मैंने कोई अनकहनी बात कह दी है या कर दी है तो लोग यही समझे कि बीमारी की वजह से मैंने ऐसा किया है। मेरे पास 3-4 औरतें खड़ी थी। वो बोल उठी, हाय हाय, कैसी अच्छी आत्मा है।
मानो उन्होंने उसकी कहनी सुननी को माफ कर दिया। लेकिन ये कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं है। सीजर यदि उनकी माताओं को छुरे से गोद देता तब भी वो उसे माफ कर देती। ठीक है, यानी सीजर को इस समय जनता द्वारा इतना पसंद किया जा रहा है कि जनता सीजर की किसी भी गलती को माफ कर सकती है। इसके बाद ब्रूटस कहता है, और इसके बाद ही वह इस प्रकार दुखी होकर आया था। तो कास्का कहता है, हाँ। कैशियस इसके बाद जवाब देता है और कहता है, क्या सीसरो ने भी कुछ कहा था? तो कास्का जो है कैशियस के जवाब में कहता है कि हाँ, उसने कुछ ग्रीक भाषा में कहा था। तो कैशियस पूछता है, क्या मतलब था उसका? कास्का बताता है, मैं तो समझ नहीं सका था। अब जो तुमसे झूठ बोलकर भी मैं क्या करूंगा, तो फिर तुम्हें मुंह कैसे दिखला सकूंगा। लेकिन जिन्होंने समझ लिया था वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे और सिर हिला रहे थे। जहां तक मेरा सवाल है, वह सब मेरे लिए ग्रीक भाषा थी, बस मैं तो उसे समझ नहीं सकता। मैं तुम्हें और बहुत सी बातें बता सकता हूँ। मेरुलस और फ्लेवियस जो कि सीजर की मूर्तियों से सजावट को हटवाना की पूरी कोशिश कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, उन्हें जनता में भाषण देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अच्छी बात है, अब विदा दो। और भी कुछ बेवकूफियां हुई है, परंतु अब मुझे याद नहीं, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो कैशियस जो है वो अभी भी कास्का से बात करना चाहता है और कहता है, कास्का, क्या आज रात को तुम मेरे साथ भोजन कर सकोगे? तो कास्का कहता है, नहीं, मैं पहले से अन्यत्र जगह पर ऑलरेडी मेरी जो है बात हो चुकी है। तो कैशियस कहता है, तो ठीक है, आज नहीं तो कल सही। कास्का कहता है, चलते चलते कहता है, हाँ हाँ, यदि मैं कल भी जीवित रहा और तुम्हारा यही विचार बना रहा और तुम्हारा भोजन भी खाने योग्य रहा तो फिर हम जरूर मिलेंगे। तो कैशियस कहता है, अच्छी बात है, मैं कल तुम्हारी आशा करूंगा। और कास्का कहता है, अच्छा, अब विदा, और ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। ब्रूटस फिर बात करता है कैशियस से और कहता है, कैसा मूर्ख हो गया है ये, जब पाठशाला में पढ़ता था तब तो बड़ा चतुर था। तो कैशियस कहता है, कोई वीरतापूर्ण और महान कार्य हो तो उसे पूर्ण करने में वह अब भी वैसा ही है। हाँ, देखने में लगता है मूर्ख सा, लेकिन बात वह बुद्धिमानी की करता है। इस कठोरता से उसे लाभ ही पहुंचता है, क्योंकि लोग उसके शब्दों को और भी सरलता से सह लेते हैं। फिर ब्रूटस कहता है, यह तो सच है, मैं अब तुमसे विदा लेता हूं। यदि तुम मुझसे अधिक बातें करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे घर पर कल आ जाऊंगा, या फिर तुम अगर मेरे घर पर आ सको तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो कैशियस कहता है, ठीक है, यही ज्यादा ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगा, तब तक तुम इन बातों पर विचार कर लेना। और इसके बाद जो है ब्रूटस चला जाता है और कैशियस जो है वो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि अच्छा ब्रूटस, तुम सचमुच ही महान हो, किंतु मैं तो देखता हूं कि तुम्हारी अच्छाई भी बदली जा सकती है। अतः महान व्यक्तियों के लिए यही अच्छा है कि महान लोगों से संबंध रखें, क्योंकि कैसे भी दृढ़ता क्यों ना हो, उसे भी गिराया जा सकता है। सीजर मुझसे कुड़ता है, किंतु ब्रूटस से वह प्रेम करता है। यदि मैं ब्रूटस होता और वह कैशियस होता तो वह मुझे इतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना मैंने उसे किया है। आज रात मैं उसकी खिड़की में तरह तरह के हाथों की लिखावट में लिखे पत्र फेंकूंगा, ताकि वह समझे कि ये नागरिकों ने भेजे हैं। उनमें लिखा होगा कि रोम में ब्रूटस के नाम की कितनी प्रशंसा हो रही है, और उनमें सीजर की महत्वाकांक्षा का भी वर्णन होगा। इसके बाद देखें सीजर ही कैसे जम बैठता है। या तो हम ही उसे उखाड़ देंगे या फिर हमें ही आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कैसियस का भी प्रस्थान हो जाता है और एक्ट 1 का सीन 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये चैप्टर 2 था। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 में आगे के सीन और एक्ट लाऊंगा। तब तक जो है आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।